नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, जितने भी लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से प्री डीलेट एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल किए हैं, तो उन लोगों के पास मात्र अब एक हफ्ते का टाइम बचा हुआ है। और इस एक हफ्ते में ना हम लोग मैराथन क्लास के माध्यम से ना शिक्षण अभिरुचि का जितने भी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन में आ सकता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ना मैराथन क्लास के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों का अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप लोगों का एग्जाम जो है वो अच्छे से जाए। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 3 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि रहने वाला है, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास आप लोगों का 3rd है। तो इस एक हफ्ते में ना जितना भी ना आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैराथन क्लास के माध्यम से आप लोगों को कवर कराते हुए चलूंगा। ठीक है, और आप लोग अपना सिलेबस को देखोगे ना, तो केवल 2 लाइन में ही इसको खत्म कर दिया गया है। तो जहाँ जहाँ से ना सिलेबस से बाहर से जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन सारे क्वेश्चन को आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं सबसे पहले एनालिसिस किया हूँ, देखा हूँ कि कैसे कैसे इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके माध्यम से आप लोगों को ना एनालिसिस करके ना इस प्रकार की जो क्वेश्चन है ना वो छांट करके लाया हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है और आने का चांसेस रहेगा वहाँ से आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। और सीडीपी में मतलब शिक्षण अभिरुचि में आप लोगों को खासतौर से एक बात का ध्यान देना है, अगर प्रश्न नेगेटिव नहीं बोलेगा तो आप लोगों को कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है। और प्रत्येक प्रश्न में ना अपने आप को एक शिक्षक के रूप में यहीं पर रखना, मतलब क्वेश्चन में ना अपने आप को रखना कि अगर शिक्षक के बारे में कुछ बोला जाए तो मैं एक शिक्षक होने के नाते अगर यहाँ रहूँगा तो मैं क्या क्या करना होगा, किस प्रकार से करना होगा, अपने आप को उस क्वेश्चन पर रखना, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। और 1000 बार आप लोगों को बोलता हूँ, याद रखना, अगर प्रश्न नेगेटिव ना बोले तो नेगेटिव आंसर आपको कभी भी नहीं लेना है। और बच्चे गलत कभी भी नहीं होते, ये आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, स्कूल व्यवस्था गलत हो सकता है, टीचर एक बार गलत हो सकता है, पूरे स्कूल गलत हो सकता है, लेकिन बच्चा कभी गलत नहीं होता। तो गलत जब तक प्रश्न ना बोले, गलत आंसर भी आप लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को ना समझ के माध्यम से अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है और अच्छे से समझना है, रटिएगा मत, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछा जा रहा है अभी के डेट में। और आप लोगों का जो क्वेश्चन है ना वो लगभग 50% तक की आप लोगों से कूट आधारित जो प्रश्न है ना वो पूछा जा रहा है, क्योंकि वर्तमान के पैटर्न अभी ये हो गया कि कूट आधारित ही अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 50% ही पंडित सुंदरलाल शर्मा के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर किसी प्रकार से ना कंपटीशन एग्जाम तो कंडक्ट कराता नहीं, केवल ये इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसी वजह से बोल रहा हूँ कि 50% केवल कूट में पूछा जा सकता है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, चलिए पढ़ने के ऊपर ध्यान फोकस करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न 1 पर ध्यान से पढ़िए। और एक चीज़ आप लोग जान लो, क्वेश्चन नंबर पर ध्यान मत देना, क्योंकि आप लोगों के लिए छांट छांट करके क्वेश्चन लाए ना अलग अलग टॉपिक से, इसलिए हो सकता है कि जो क्वेश्चन नंबर है ना वो उल्टा पुल्टा हो सकता है। ठीक है, तो इस पर मत देना ध्यान, और आप लोग केवल कंटेंट जो क्वेश्चन बोला है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 1 को ध्यान से पढ़िए। एक अच्छे शिक्षक को मुक्त होना चाहिए, तो एक जो अच्छा शिक्षक है उनको किन से मुक्त होना चाहिए आपको ये बताना है। ए करके दिया है व्यक्तिगत अनुभव से, बी करके दिया है अकादमिक जड़ता से, सी करके दिया है वित्तीय संसाधनों से, और डी करके दिया है सामुदायिक संभावनाओं से। ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन बी ए बी और डी, ऑप्शन सी केवल बी, या ऑप्शन डी केवल सी। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी केवल बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शिक्षक को मुक्त होना चाहिए, तो मान के चलो आप एक शिक्षक हो, तो आप एक शिक्षक होने के नाते कौन सी ऐसी गुण है जो आप लोगों में नहीं होना चाहिए, कौन सी ऐसी विशेषता जो आप लोगों में नहीं होना चाहिए, ये बोला है। मुक्त होने का मतलब नहीं होना चाहिए वो है। ठीक है, तो क्या नहीं होना चाहिए, तो केवल ऑप्शन नंबर इसमें ना जो सी है ना, बी केवल दिया है, वो गलत हो जाएगा, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये जो अकादमिक जड़ता है ना, ठीक है, एकेडमिक इंटीरियर है ना, तो इसमें नहीं होना चाहिए, ये बोला गया है। अब अकादमिक जड़ता क्या होता है ये जान लो। अकादमिक जड़ता होने का मतलब ये होता है कि एक जो ना सदियों से चली आ रही जो परंपरा होता है ना, जो एक प्रकार से हैबिट होता है, धरना होता है ना, धरना मतलब प्रदर्शन वाला धरना नहीं जी, मन पे जो एक प्रकार से होता है ना बैरियर धरना, तो वो वाला धरना होता है। अकादमिक जड़ता होता है एक प्रकार से परंपरा, तो उस प्रकार की जो है ना वो नहीं होना चाहिए कि अगर ना लड़कियों को ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए या लड़कियों को ज़्यादा सवाल नहीं करने चाहिए, तो इस प्रकार की
अलग अलग जो जड़ता है ना कि हाँ कि लड़कों में अलग है लड़कियां अलग है, इस प्रकार की जो भेदभाव वाली जो जड़ता होता है ना शिक्षक में, तो इस प्रकार की जो जड़ता है ना वो नहीं होना चाहिए, ये बोला गया है। तो एक शिक्षक को ये मानना चाहिए कि लड़के और लड़कियां दोनों इक्वल है, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना चाहिए, मतलब उसके दिमाग में शिक्षक के किसी भी प्रकार की जड़ता नहीं होना चाहिए। और याद कीजिए ये क्वेश्चन आप लोगों की पिछले क्लास में भी आप लोगों को बता दिया था, और बताने का मतलब ये कि भूलो मत आप लोग, ठीक है। उसके अलावा एक जो शिक्षक है उसमें व्यक्तिगत अनुभव तो होना ही चाहिए, उसके अलावा वित्तीय संसाधनों से तो वित्तीय संसाधन के बारे में जानकारी तो होना चाहिए, है ना। उसके अलावा सामुदायिक अनुभव तो बिल्कुल होना चाहिए। केवल जो नहीं होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में अब। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को आप ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षकों हेतु मननशील अभ्यास रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस का महत्व का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। ऑप्शन ए, मननशील अभ्यास मुख्यतः न्यायसर्गिक शिक्षकों के लिए लाभदायक है, अनुभवी शिक्षकों के लिए नहीं। ऑप्शन बी, मननशील अभ्यास मुख्यतः अनुभवी शिक्षकों के लिए लाभदायक है जो स्कूल में वरिष्ठ भूमिकाओं में कार्यरत हैं। ऑप्शन सी, मननशील अभ्यास शिक्षकों को केवल उच्च कक्षाओं में पढ़ने हेतु सहायता करते हैं। या ऑप्शन डी, मननशील अभ्यास रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एक शिक्षक को सीखने सिखाने से संबंधित सूचना से युक्त सूचना और निर्णय लेने में सहायक करते हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। मननशील अभ्यास रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस एक शिक्षक को सीखने सिखाने से संबंधित सूचना से युक्त सूचना और निर्णय लेने में सहायता करते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 3 को देखो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षकों हेतु मननशील अभ्यास रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो इसमें किसी भी प्रकार से नेगेटिविटी को दर्शाया है क्या? प्रश्न क्रमांक तीसरा में ये बताओ। देखो कहीं पास नेगेटिव है क्या? नहीं है ना। इसमें केवल महत्व का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस का बोला है, तो नेगेटिव प्रश्न नहीं है ना, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव भी आप लोगों को आंसर लेना है। ऑप्शन ए को देखो, इसमें नहीं शब्द दिया गया है ना, देखो है ना, तो नहीं जो होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, तो ये क्वेश्चन जो ऑप्शन जो रहेगा वो नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखो, मननशील अभ्यास मुख्यतः अनुभवी शिक्षकों के लिए लाभदायक है जो स्कूल में वरिष्ठ भूमिकाओं में कार्यरत है। जो स्कूल में वरिष्ठ भूमिका मतलब जो वरिष्ठ पद में होंगे केवल उन्हीं के लिए है क्या? नहीं ना। तो एक व्यक्ति को प्रॉपर ये नहीं होगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। वरिष्ठ शिक्षक बोला है, देखो ना जी, मतलब नॉर्मल शिक्षक के लिए नहीं है ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है वो, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखो पॉजिटिव का मतलब ही होता है कि सारे लोगों के लिए लाभदायक हो, तो इसमें केवल वरिष्ठ शिक्षक बोला तो ये भी गलत हो जाएगा। सी को देखो, मननशील अभ्यास शिक्षकों को केवल बोला है, ये जो केवल जो शब्द होता है ना वो भी नेगेटिविटी को दर्शाता है। जो उच्च कक्षाओं में पढ़ाने हेतु सहायता है, जो उच्च कक्षा में पढ़ाता है केवल वही इसका प्रैक्टिस कर सकते क्या? बाकी लोग नहीं कर सकते क्या? तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। देखो अगर ऑप्शन में आप लोगों को ना नहीं नजर आए शब्द जो है वो, केवल नजर आए आप लोगों को शब्द जो है वो, तो इस प्रकार की शब्द रहेगा ना वो नेगेटिविटी को दर्शाता है, ऐसे को नहीं लेना है। केवल ऑप्शन नंबर डी को देखो, पॉजिटिव है, किसी भी तरह से नेगेटिव शब्द नहीं है। देखो मननशील अभ्यास रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एक शिक्षक को सीखने सिखाने से संबंधित सूचना से युक्त चुनाव और निर्णय लेने में सहायता करते हैं, तो ये पॉजिटिव है ना। बाकी तीनों ऑप्शन में किसी न किसी प्रकार से नेगेटिविटी को दर्शाया गया, तो ऐसे भी आप लोग आंसर लेना है। ऐसे आप लोगों को मेथड को यूज़ करते हुए चलना है ताकि आप लोगों का जो क्वेश्चन है ना वो अच्छा बने। अपने समझ पर जोर दीजिएगा, रटने पर मत दीजिएगा, बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। जो गलती अगर आप लोगों ने ना व्यापम के द्वारा हुए प्री डीलेट एंट्रेंस एग्जाम में की, वो गलती आपको इसमें नहीं करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरित इंटेलेक्चुअल मोटिवेटेड बच्चे की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, उन्हें अपने कार्य में संलग्न रहने में आनंद मिलता है। ऑप्शन बी, वे अपनी गलतियों के दौरान उच्च स्तर का उत्साह एवं दर्जा प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी, वे हमेशा सफल होते हैं। या ऑप्शन डी, वे चुनौतीपूर्ण कार्य को पसंद करते हैं।
तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, वे हमेशा सफल होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बच्चों की विशेषता नहीं है। आप लोगों को प्रश्न में ये पढ़ने में थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, इस पर ज़्यादा। ठीक है, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वे हमेशा सफल होते हैं। तो ध्यान से अगर प्रश्न को पढ़ोगे, प्रश्न क्रमांक चौथा को, तो इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा बच्चों की विशेषता नहीं है। जो अंदर से आप लोग मोटिवेटेड होते हो ना, तो उसके लिए विशेषता नहीं है बोला है। तो वे हमेशा सफल होते हैं, इसमें गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा ये जान लो। आप लोग अगर किसी कार्य को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो और उस कार्य को जब आप लोग करते हो, तो आप लोग मुझे ये बताओ, क्या आप लोग हमेशा उसमें सफल होते हो क्या? नहीं होते हैं। 100% लोग जो होते हैं ना, अगर मोटिवेट होते हैं तो सफल नहीं होते हैं। तो वे हमेशा सफल होते हैं ना, तो ये जो लाइन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की विशेषता नहीं है, आंतरिक अभिप्रेरणा में बोला है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये उसकी सफलता होता है ना, मतलब हमेशा सफल होते हैं, ये उसकी विशेषता नहीं है। हमेशा सफल नहीं होते हैं हर बच्चे, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। आप लोगों के लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा कूट वगैरह में, कथन निष्कर्ष में इसीलिए लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो सके और आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट भी हो सके। आप लोगों ने देखा होगा ना कि आप लोगों का जो व्यापम के द्वारा प्री डीलेट एंट्रेंस एग्जाम या प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम अगर आप लोगों ने दिया होगा, तो केवल आप लोगों को जो समस्या है, तो वो केवल आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट करने में केवल दिक्कत आया था। 90% लोगों का यही दिक्कत था, इसी वजह से उन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाया। तो इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो पढ़ने का आप लोगों को प्रैक्टिस होगा, जल्दी पढ़ोगे और जल्दी समझ पाओगे, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 23वां को आप ध्यान से पढ़िए। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला करके दिया है इसमें थ्योरी में, बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है। दूसरा करके दिया है बच्चा समस्या समाधान करता होते हैं। तीसरा दिया है बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं। चौथा करके दिया है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। ऑप्शन ए 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन बी 1, 3 और 4 सही है। ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही है, या ऑप्शन डी 2, 3 और 4 सही हैं। तो बताओ क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 2, 3 और 4 सही है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोला है। तो जो आप लोगों का पॉजिटिव है ना, उसको लेना था इन 4 अलग अलग थ्योरी में से। तो सबसे पहला थ्योरी को देखो, ये निगेटिविटी है। कैसे? बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। निष्क्रिय का मतलब ये होता है कि कोई भी ज्ञान जब मिलता है ना, मतलब पढ़ने का होता है, तो उसमें उनका मन नहीं लगता या पढ़ने में रुचि नहीं लगता। तो निष्क्रिय का मतलब यही होते हैं। आप लोग बताओ क्या बच्चे निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं क्या? नहीं, बच्चे जो होते हैं वो हमेशा सक्रिय होते हैं, सक्रिय किसी भी कार्य में हो चाहे वो, ठीक है। तो ये निगेटिव है ना, और आपको बोला था कि प्रश्न अगर निगेटिव नहीं बोले तो निगेटिव आंसर क्यों लोगे जी आप? जब निष्क्रिय बोला तो काट दो इसे। बाकी को देखो, क्या ये निगेटिव है क्या? बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, तो पॉजिटिव है। कोई भी समस्या मिलता है तो उसका समाधान ढूंढने का प्रैक्टिस करता है। तीसरा को देखो, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषण होते हैं। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो हमेशा वैज्ञानिक अन्वेषण होते हैं। अगर आप बच्चों को खिलौना दे दो, रिमोट वाला कोई भी कार, तो खेलने के बाद वो अंदर को खोल करके देखता है, तोड़ फोड़ करके देखता है कि एक्चुअल में वो क्या है अंदर में इसके, जो इसको चला रहा है। तो ऐसे करते हैं ना, तो वो वैज्ञानिक अन्वेषण होते हैं, ये भी पॉजिटिव है। चौथा को देखो, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। तो ये भी सही है, बच्चे जो होते हैं वो पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। मतलब पर्यावरण को देख करके पूछते हैं ना कि आखिर ये जो पेड़ है वो कैसे जीता है, कैसे खाना बनाता है, कैसे खाता होगा, कैसे जीवित रहता है, उसके अलावा कैसे बारिश होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना छोटे बच्चों के मन में, तो ये सक्रिय अन्वेषक हो जाएंगे। ये तीनों के तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 2, 3 और 4। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। देखो, आप लोगों को जब मैं प्रश्न बोलता हूँ ना, तो खुद से भी बना करके देखा करो, डिपेंड आप लोगों को नहीं रहना है, क्योंकि एग्जाम सेंटर में आप ही को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं नहीं आऊँगा आप लोगों को क्वेश्चन को बताने या पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप खुद से आंसर लेने की कोशिश किया, बशर्ते अगर गलती करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस
तो होगा। अगर सेम क्वेश्चन पूछ दे तो बना पाओगे ना, याद तो रहेगा आप लोगों को ना, तो इसीलिए प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक पहला को फिर से आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं देना है, बोला था आप लोगों को रिपीट हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, नंबर हो सकता है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित मानव आवश्यकताओं की एक श्रृंखला को सामान्य रूप से पूरा किया जाने वाला मैस्लो के पदानुक्रम में व्यवस्थित कर सबसे मूल से लेकर के उच्च स्तर तक आपको बताना है। और ये जो क्वेश्चन है याद करो, आप लोगों का जब व्यापम का कराया था ना प्री डिलेट का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा, ठीक है। पहला थ्योरी में दिया है सुखी और व्यक्तिगत विकास की खोज, दूसरा दिया है एक स्थिर नौकरी और सुरक्षित महसूस करना, तीसरा दिया है सम्मानित महसूस करना और पहचान प्राप्त करना, चौथा जीवन अस्तित्व हेतु मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और पांचवा दिया है घनिष्ठ संबंध बनाना और जुड़ाव की भावना को महसूस करना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो आपको ना सीक्वेंस वाइज जमाना है और इसको पहले से पढ़ने की कोई आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की सबसे पहली नीड क्या है ये आप लोगों को ढूंढना है, दूसरा में क्या है, तीसरा में क्या है, ऐसे सीक्वेंस में करना है। और अभी का पैटर्न ऐसे हो गया है कि आप लोगों से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग केवल प्रैक्टिस कीजिए ऐसे क्वेश्चन को, समझना केवल है केवल कि पहले ज़रूरत क्या है, दूसरे में क्या है, ऐसे तो बना पाओगे। लेकिन खुद से पहले प्रैक्टिस करो, फिर आप लोगों को मैं विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए मिलाते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में साफ साफ ये बोला है कि मानव की आवश्यकताओं को एक सामान्य जो जो आवश्यकता है ना, तो उसको पूरा करने वाली जो चीज़ें हैं ना, जो जो इसमें नीड है ना, उसको आप लोगों को लिखना था, ठीक है, मतलब अरेंज करना था। तो सबसे पहले इसमें जो होगा वो क्या होगा, इसमें चौथा जो है वो ये पहला हो जाएगा, इसमें ये जो दिया है वो वाला पहला हो जाएगा। जीवन अस्तित्व हेतु मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या क्या मूलभूत आवश्यकता है आपकी, जो जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकता है ना, वो रोटी, कपड़ा और मकान सबसे पहला मूलभूत आवश्यकता होता है। तो ये हो जाएगा जीवन अस्तित्व हेतु मूलभूत आवश्यकता को पूरा करना पहला हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा जो होगा, ये इसमें ये वाला दूसरा दिया है वो इसमें दूसरा आ जाएगा, एक स्थिर नौकरी और सुरक्षित महसूस करना। अगर आप लोगों को पहला मिल गया, रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया, तो दूसरा आपको नौकरी चाहिए ना, जॉब चाहिए ना, ताकि आप लोग सुरक्षित महसूस करो अपने आप को इकोनॉमिकल तरीके से, तो ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो आएगा वो घनिष्ठ संबंध बनाना और जुड़ाव की भावना महसूस करना, ये तीसरा हो जाएगा। घनिष्ठ संबंध मतलब अगर आप लोगों के पास रोटी, कपड़ा, मकान है, एक सुरक्षित जॉब है और आप सुरक्षित हो, तो आप शादी करना चाहोगे ना, अपने फैमिली को देखोगे ना, तो घनिष्ठ संबंध बनाना और जुड़ाव की भावना महसूस करना, ये तीसरा हो जाएगा। उसके अलावा चौथा जो आएगा वो तीसरा में हो जाएगा, सम्मान महसूस करना और पहचान प्राप्त करना। आप सम्मान की भावना को क्या करोगे, प्राप्त करने की कोशिश करोगे और पहचान बनाओगे अपना, तो ये चौथा हो जाएगा। उसके अलावा अंतिम में आएगा सुखी और व्यक्तिगत का विकास की खोज करोगे, मतलब सुखी और व्यक्तिगत जो आपका विकास होगा ना वो करोगे, तो अंतिम में ये पांचवा हो जाएगा। तो इसको पहले से बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है उसको भी आप लोग बना सकते थे। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को आप ध्यान से पढ़िए। रचनात्मक आकलन के मुख्य उद्देश्य है, मान के चलो अगर आप भविष्य में शिक्षक बनोगे, तो शिक्षक बनोगे ना, तो बच्चों का आप लोग आकलन लोगे, मतलब आप बच्चों का टेस्ट लोगे, तो क्या करोगे, मुख्य उद्देश्य क्या है आपका टेस्ट लेने का, ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को अंतिम ग्रेड्स प्रदान करना। ऑप्शन बी, इकाई के अंत में विद्यार्थियों के अधिगम को मापना। ऑप्शन सी, विद्यार्थी अधिगम को सुधारने हेतु सतत पृष्ठपोषण प्रदान करना। या ऑप्शन डी, मानकीकृत मानकों के संदर्भ में विद्यार्थी निष्पादन की तुलना करना। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी अधिगम को सुधारने हेतु सतत पृष्ठपोषण प्रदान करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है। रचनात्मक आकलन का मतलब ये होता है कि अगर आप बच्चों को ना क्रिएटिविटी तरीके से क्या कर रहे हो, मूल्यांकन ले रहे हो बच्चों का, मतलब अब मूल्यांकन केवल एक ही प्रकार का नहीं होता है, लिखित में बच्चों से ले लिया जाए, कुछ ब्लैंक कॉपी दे दिया जाए और कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए, उसको हल करने को बोलना, ये रचनात्मक आकलन नहीं होता है। रचनात्मक
रचनात्मक आकलन का मतलब ये होता है कि आप ना बच्चों को ऑब्जर्वेशन करो, मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं उसको देख करके आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। एक्टिविटी के माध्यम से आप आकलन कर सकते हो कि कौन से बच्चा अच्छा से एक्टिविटी कर रहे हैं। खेल खेल के माध्यम से बच्चों को क्या करा सकते हो, आप लोग आकलन कर सकते हो। किसी प्रकार की समस्या दे सकते हो आप बच्चों को कि आप इसका समाधान कैसे करोगे। ग्रुप में आप लोग डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग ग्रुप को अलग अलग टॉपिक दे दोगे और उसको सॉल्व करने के लिए बोलोगे ग्रुप में कुछ जो समस्या होगा उसको। तो इस प्रकार की जो आकलन होता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, रचनात्मक आकलन बोलते हैं। ठीक है, और रचनात्मक आकलन में का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थी की अधिगम, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग होता है, सीखना होता है। ठीक है, तो विद्यार्थी कैसे सीख रहे हैं उसको सुधारने हेतु सतत पृष्ठ पोषण प्रदान करना। पृष्ठ पोषण मतलब होता है फीडबैक। अगर आप आकलन करोगे बच्चों को ये लगेगा है ना, आपको ये लगेगा शिक्षक होने के नाते कि प्रॉपर एक जो बच्चा ना वो सीख नहीं पाता है, किस वजह से, तो आप आकलन के माध्यम से समझ पाओगे कि क्या उसमें समस्या है। उसके बाद बच्चों को आप फीडबैक दोगे और अपने पढ़ाने के तरीके में सुधार करोगे कि ये बच्चा क्यों नहीं सीख पाता, और सीखने के लिए जो तरीका होगा उसको अपनाओगे फीडबैक के माध्यम से। तो ये क्या होगा, तो ये क्रिएटिविटी के माध्यम से क्या होगा, सीख पाएगा जो बच्चा होगा वो। ऑप्शन नंबर सी जो है वो पॉजिटिव है ऐसे सोचोगे, बाकी को देखो निगेटिव कैसे होगा ये भी जान लो आप दूसरा तरीके से सॉल्व करना चाहोगे तो। ए को देखो विद्यार्थियों को आंतरिक ग्रेड प्रदान करना। तो आप लोग मुझे ये बताओ, बच्चों को आप केवल ग्रेड प्रदान करोगे क्या, अंतिम ग्रेड, मतलब कौन ज़्यादा नंबर पा रहा है कौन कम नंबर पा रहा है ऐसे आप ग्रेड प्रदान करोगे क्या, तो ग्रेड प्रदान करना निगेटिविटी को दर्शाता है, ये गलत हो जाएगा। बी को देखो इकाई के अंत में विद्यार्थी को अधिगम को मापना। आप ये बताओ एक शिक्षक होने के नाते बच्चा कौन कितना सीखा है कितना नहीं सीखा ये नापोगे क्या आप, कि ये बच्चा जो है वो ज़्यादा सीखा है ये बच्चा जो है वो कम सीखा है, ऐसा करोगे क्या, ये भी निगेटिविटी हो जाएगा। उसके अलावा डी को देखो मानकीकृत मापकों के संदर्भ में विद्यार्थी निष्पादन की तुलना करना। आप ये बताओ अब बच्चों की तुलना करोगे क्या, कि ए जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, अच्छा है मतलब होशियार है, बी जो बच्चा है वो गधा है थोड़ा कम पढ़ सकता है, तो ऐसे तुलना करोगे क्या, तो ये भी इसमें क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें देखो अधिगम को सुधारना बोले, सुधारना क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सतत पृष्ठ पोषण क्या होता है, फीडबैक जो वो भी पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी आप लोगों को आंसर लेना है, खासतौर से सीडीपी को ध्यान से बनाओगे ना तो ज़्यादा टफ नहीं है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से बनाओगे तो। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को दो तरीके से आप लोगों को पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग पढ़ते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को आप ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र कॉन्सेप्ट मैपिंग के शिक्षण अधिगम और आकलन में प्रयोग के संबंध में सत्य है। ऑप्शन ए संकल्पना मानचित्र पूर्ण रूपेण एक शिक्षण उपकरण है और इसका आकलन में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी संकल्पना मानचित्र जो कि शिक्षण अधिगम की एक उपयुक्त है, इसके आकलन का उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन सी संकल्पना मानचित्र को केवल विज्ञान शिक्षण अधिगम में प्रयोग कर सकते हैं, या ऑप्शन डी संकल्पना मानचित्र को केवल सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम में प्रयोग किया जा सकता है। तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। संकल्पना मानचित्र जो शिक्षण अधिगम की एक युक्ति है, इसको आकलन में उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो प्रश्न क्रमांक 4 को पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र कॉन्सेप्ट मैपिंग के शिक्षण अधिगम और आकलन में प्रयोग के संबंध में सत्य है बोला है। तो सत्य जो कथन है उसको देखो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूरी तरह से ये पॉजिटिव है। प्रश्न किसी प्रकार से नेगेटिव है क्या, नहीं है, तो आंसर भी नेगेटिव क्यों लोगे। ऑप्शन ए को देखो कैसे नेगेटिव होगा, संकल्पना मानचित्र पूर्ण रूपेण एक शिक्षण उपकरण है और इसका आकलन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो नहीं जो शब्द है वो नेगेटिव है, काट दो इसको। सी को देखो संकल्पना मानचित्र को केवल, ये केवल जो शब्द है वो भी नेगेटिव है, काट दो इसको। डी को देखो संकल्पना मानचित्र केवल, इसमें भी बोला है ये भी नेगेटिव है, केवल जो शब्द होता है वो, तो काट दो इसको। बचा कौन, इसमें केवल शब्द या नहीं वगैरह का प्रयोग किया है क्या, नहीं किया है, ऑप्शन नंबर बी मार दो। उसके अलावा जनरल तरीके से कैसे आंसर ले सकते हो, कॉन्सेप्ट मैपिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपको ना किसी प्रकार का टॉपिक दिया, किसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, तो आप क्या करते हो उस कॉन्सेप्ट को ना आप लोग चित्र के माध्यम से, मतलब अपने समझ के आधार पर ना चित्र बना बना करके आप लोग समझते हो। याद करो आप लोगों को सीडीपी में एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें आप लोगों को बताया था ना कि किंडरगार्टन किसने दिया था, तो वो फ्रॉबेल ने दिया था। किंडरगार्टन
गार्डन क्या है, बच्चों का एक स्कूल है ना, जिसे क्या कहा जाता है, बच्चों का गार्डन कहा जाता है ना। तो गार्डन में क्या रहता है, मेढक रहता है। मेढक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। फ्रॉग से ही क्या बना है, फ्रॉबेल बना है। तो किंडर गार्डन किसने दिया था, तो फ्रॉबेल दिया था। तो इस प्रकार से हम लोग चित्र बना बना करके कॉन्सेप्ट से समझते हैं ना। तो इस प्रकार की जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जिसको आप समझने के लिए अलग अलग चित्रों का प्रयोग करते हो, इसे ही माइंड मैपिंग कहा जाता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे भी समझ सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संकल्पना मानचित्र को क्या करते हैं हम लोग, शिक्षण अधिगम की एक युक्ति होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, आकलन के उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी ऐसे याद करते हो ना, कोई भी टफ जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको इसी प्रकार से याद किया जाता है, छोटे छोटे चित्र बना बना करके खुद के समझने के लिए। तो इसे ही क्या बोला जाता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को आप ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन है। पहला करके आपको थ्योरी दिया है, पाठ में दी गई नवीन शब्दावली की व्याख्या करना। दूसरा, पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना। तीसरा, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्रों को बनवाने को कहना। चौथा, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकन को दर्ज करना। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 4, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, या ऑप्शन डी केवल 2 और 3। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर बी केवल 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन है। रचनात्मक आकलन आप लोगों को बताया था ना कि अलग अलग क्रिएटिविटी के माध्यम से ना बच्चों का आकलन करना, उसका टेस्ट लेना है ना, चाहे वो खेल आधारित हो, चाहे वो अलग अलग कॉन्सेप्चुअल हो। तो वो क्या होगा, तो वो जो होगा ना, वो चौथा इसमें करेक्ट हो जाएगा, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकन को दर्ज करना। बोला था ना आप लोगों को, बच्चों का जो टेस्ट है वो क्रियाकलाप के माध्यम से, मतलब एक्टिविटी के माध्यम से लिया जाता है। और क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, और उसका जो अवलोकन करेगा उसको दर्ज करेगा कि कौन सा बच्चा जानता है, कौन नहीं जानता, कौन क्या करता है। उसके आधार पर नेक्स्ट जो अपने पढ़ाने की जो कॉन्सेप्ट है वो बनाएगा, जो रणनीति है वो बनाएगा। तो केवल चौथा इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी को देखो कैसे निगेटिव है ये जान लो। पहला को देखो, पाठ में दी गई नवीन शब्दावली की व्याख्या करना। आप ये बताओ, एक शिक्षक होने के नाते क्या आप छोटे छोटे बच्चों को नवीन शब्दावली की व्याख्या करते रहोगे क्या, नहीं ना करोगे। ये तो ये आपका काम उतना नहीं होगा। छोटे बच्चों को आप थोड़ी ना नवीन शब्दावली की व्याख्या करोगे, जी हाँ, तो ये नहीं होगा। दूसरा को देखो, पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना। आप छोटे बच्चों को प्रश्न को थोड़ी ना हल कराओगे, जी हाँ, तो ये भी नहीं होगा। उसके अलावा तीसरा को देखो, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्रों को बनवाने को कहना। आप कह सकते हो, लेकिन ये एक्चुअल में नहीं होगा। ठीक है, आप बच्चों से किसी भी प्रकार से ना चित्र बनवाने के लिए नहीं कह सकते। अगर आप पहले उसको पढ़ा देते, पढ़ाने के बाद अगर लास्ट में अगर बोलते ना कि बच्चों आप ये जो चित्र दिख रहा है क्या बना सकते हो, तो ऐसे एक बार चल जाता। लेकिन इसमें डायरेक्ट बोला गया है, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्रों को बनवाने को कहना। तो आप बनवाने को थोड़ी ना कहोगे, जी हाँ, तो ये भी नहीं होगा। केवल जो पॉजिटिव है वो चौथा इसमें करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी केवल चौथा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का, ये प्रश्न क्रमांक 7वां है ना, वो आप लोगों का रिपीटेड क्वेश्चन है। याद करो, आप लोगों को बताया था पिछले क्लास में आप लोगों को। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को देखो, एक तरफ दर्शन दिया और एक तरफ दर्शन शास्त्री दिया है। पहला में दिया है देखो ए करके आदर्शवाद, दूसरा दिया है इसमें बी करके प्रयोजनावाद, तीसरा सी करके दिया है प्रकृतिवाद और चौथा यथार्थवाद। दर्शन शास्त्री में पहला दिया है जॉन डीवी, दूसरा रूसो, तीसरा जॉन लॉक और चौथा प्लेटो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। याद करो, हमेशा आदर्शवाद की बात कौन करता है, हमेशा प्रयोग करने की बात कौन करते रहता है, प्रकृति की बात कौन करते रहता है, पेड़ मत काटो कह के। उसके अलावा हमेशा यथार्थ मतलब सत्यवादी कौन है, याद करो, बताया था आप लोगों को ना। तो बताओ क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो एक तरफ दर्शन दिया और एक तरफ दर्शन शास्त्री दिया है। तो सबसे पहले देखो आदर्शवाद, हमेशा आदर्शवाद की बात कौन करते रहता है, तो याद करो आपको बताया था आदर्शवाद जो दिया था वो प्लेटो ने दिया था। उसके अलावा दूसरा देखो प्रयोजनावाद, तो हमेशा प्रयोग कौन करते रहता है, तो जॉन डीवी करते रहता है। उसके अलावा प्रकृतिवाद, हमेशा प्रकृति की बात कौन करता है, तो हमेशा प्रकृति के बाद रूसो करता है। और हमेशा यथार्थ
यथार्थवाद मतलब सत्य कौन बोलता है, तो जॉन डीवी बोलता है। बताया था ना आप लोगों को, याद करो आप लोग। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आदर्शवाद कौन करते रहता है हमेशा, तो प्लेटो जो है ना वो आदर्शवाद की बात करता है। प्रयोग कौन करते रहता है हमेशा, तो प्रयोग जो है वो जॉन डीवी करता है। प्रकृतिवाद कौन है, तो हमेशा पेड़ मत काटो की बात कौन करते रहता है, तो रूसो करते रहता है। यथार्थ हमेशा सत्य कौन बोलता है, तो जॉन डीवी बोलता है। बताया था ना आप लोगों को, तो याद रखना था आप लोगों को। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को आप फिर से ध्यान से पढ़िए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में शिक्षक की भूमिका क्या है, तो आपको बताना है क्या क्या भूमिका है शिक्षक की। ठीक है, एक को पढ़िए, अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भय का वातावरण बनाना। दूसरा, स्पष्ट नियम एवं परिणाम स्थापित करना। तीसरा, छोटे छोटे दुर्व्यवहारों को अनदेखा करना। और चौथा, सभी अनुशासन संबंधी मुद्दों को संभालने के लिए प्राचार्य पर निर्भर करना। ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन बी ए और बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी और सी। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी, ए और बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में शिक्षक की भूमिका बोला है। तो एक जो शिक्षक की भूमिका वो क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहला इसमें ए दिया गया है, अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भय का वातावरण बनाना। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ गया कि सर ये जो भय जो है ना वो एक प्रकार से निगेटिव है। तो देखो आपको ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर लेना है। भय का माहौल का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग एकदम ही ज़्यादा बच्चों को डरा धमका करके रखो। भय का मतलब ये रहता है कि आप बच्चों को समझाओ और थोड़े से अच्छे से रखो, ताकि वो जो वातावरण है ना वो अच्छे से बने रहे और बच्चे ज़्यादा जो गलतियां है ना वो ना करें। तो ये इसमें पॉजिटिव वे में लेना है आप लोगों को। ठीक है, उसके अलावा बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, स्पष्ट नियम एवं परिणाम स्थापित करना, ये भी हो जाएगा। आप कुछ नियम बनाओगे, अनुशासन बनाओगे, कायदा बनाओगे, तो उसका उद्देश्य क्या होगा, बच्चों का उसमें सफलता, उसका विकास ही करना ना होगा, तो उसका परिणाम सुनिश्चित करके बनाओगे ना, तो ये ए और बी करेक्ट हो जाएगा। सी को देखो, छोटे छोटे दुर्व्यवहार को अनदेखा करना। आप जितना ज़्यादा छोटे छोटे दुर्व्यवहार को अनदेखा करोगे ना बच्चों को, तो वो बाद में चल करके घातक हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जब बच्चे दुर्व्यवहार करते हैं ना तो शुरू में ही आप उसको टोक दो, बता दो कि ये जो बेटा आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है, एक जो छात्र है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप शुरुआती में उसको बता दो ना जी, फिर वो गलती क्यों करेगा, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। उसके अलावा डी को देखो, सभी अनुशासन संबंधी मुद्दों को संभालने के लिए प्राचार्य को देना है ना। तो आप मुझे ये बताओ, एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को क्या करना है क्या नहीं करना है आप दिशा निर्देश दोगे ना जी। आप क्लास टीचर होने के नाते आप प्राचार्य को थोड़ी ना निर्भर रहोगे उसके ऊपर कि आप जानो आपके बच्चे, ऐसा थोड़ी ना करोगे। तो ये नहीं होगा, केवल ए और बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए कूट संकेतों में से सही का चयन करें। कथन करके दिया है, इसको पढ़िए। आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है। कारण दिया है, सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है। उत्तर कूट संकेत में दिया है, ए करके दिया है ऑप्शन में, कथन तथा कारण दोनों सही हैं। ऑप्शन बी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन सी दिया है, कारण सही है किंतु कथन गलत है। ऑप्शन डी दिया है, कथन तथा कारण दोनों गलत है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो आप लोगों को ना एक कथन दिया और एक कारण दिया है और इसमें बोला है कि सही कथन का चयन करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये जो कथन दिया है वो सही है। आक्रामकता कुंठा से ही उत्पन्न होता है। आक्रामकता का मतलब ये होता है कि आप जब एग्रेसिव हो जाते हो ना किसी भी चीज़ के लिए, है ना, मतलब अपने आप को ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, एग्रेशन दिखाते हो अपने आप को ना, तो वो कुंठा से ही क्या होता है, उत्पन्न होता है। लेकिन सभी तरह की जो कुंठा होता है वो आक्रामकता से ही उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें कथन सही है परंतु इसमें जो कारण दिया है ना वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का विभिन्न अवस्थाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। आपको कई बार बताया हूँ इसे। पहला करके ए दिया है, उसमें पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था
अवस्था, दूसरा दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा दिया है संवेदी पेशी अवस्था और चौथा दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करें। मतलब ये जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 जो अलग अलग अवस्था है ना, उसको आप लोगों को सीक्वेंस में जमाना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए, फिर मैं आप लोगों को इसका विस्तार पूर्वक आंसर बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की विभिन्न अवस्था को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो जीन पियाजे जो सीडीपी में ना आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि के विषय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। और जीन पियाजे ने ना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रमुखतः 4 भाग में उन्होंने बांटा था। सबसे पहला जो होगा ना, वो संवेदी पेशी अवस्था हो जाएगा और इसका जो एज होगा ना, वो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की इसका एज हो जाएगा, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। दूसरा जो होगा ना, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, ये दूसरा में आ जाएगा और इसका जो एज है ना, वो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की इसको बांटा गया है। और तीसरा जो होगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा और इसका जो एज है वो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की रखा गया है। और चौथा जो होगा वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, इसका जो एज है वो 11 वर्ष से अधिक हो जाएगा या 11 वर्ष से 15 वर्ष आप लोगों को लेना है, ठीक है। तो जीन पियाजे नामक मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास की जो सिद्धांत है उसको 4 भाग में बांटा था, याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला क्या होगा, संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इन चारों को याद रखना और चारों के एज को भी याद रखना है, क्योंकि आप लोगों से अगर कूट में पूछे ना, तो एक तरफ आप लोगों का इसका नाम दिया जाएगा और एक तरफ एज को दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि सही कथन का मिलान कीजिए या सही जोड़ी बनाइए बोल करके, तब क्या करोगे। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को आप ध्यान से पढ़िए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। इन कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करें। अभिकथन ए को ध्यान से पढ़िए। शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का उपयोग करना चाहिए, जिससे वे विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर आकलन कर सके। कारण आर को ध्यान से पढ़िए। केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के विकास के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए, दोनों अभिकथन ए और कारण आर सही है, कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, दोनों अभिकथन ए और कारण आर सही है, परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, दोनों अभिकथन ए और कारण आर सही नहीं है। या ऑप्शन डी, अभिकथन ए गलत है और कारण आर सही है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। दोनों अभिकथन और कारण आर सही है और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो अभिकथन ए को पढ़ो आप लोग। शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का उपयोग करना चाहिए, जिससे वे विद्यार्थियों के प्रगति का निरंतर आकलन कर सके। तो ये जो है वो करेक्ट होगा ना। एक जो शिक्षक होगा वो कक्षा में क्या करता है, निरंतर आकलन करता है, मूल्यांकन लेता है, टेस्ट लेता है बच्चों का, ताकि बच्चों की प्रगति के बारे में ना क्या करता है वो जान सकता है। तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। कारण आर भी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ध्यानपूर्वक पढ़ो। केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के विकास के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र नहीं की जा सकती। तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आप लोगों के मन में ये सवाल आ गया कि सर इसमें तो केवल लिखा है, उसके अलावा नहीं लिखा है ये, तो ये बताओ फिर ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो आपने कैसे लिया है आंसर बोलोगे। तो अगर आप लोग ये जो सेंटेंस है, ये जो कारण आ रहा है उसको ध्यान से पढ़ो। केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के विकास के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र नहीं की जा सकती। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर मैं केवल रचनात्मक आकलन करूं, मतलब बच्चों का एक्टिविटी के माध्यम से या खेल खेल के माध्यम से बच्चों का अगर मैं आकलन करता हूं, तो क्या बच्चों के संपूर्ण जो व्यक्तित्व है उसका मैं जानकारी प्राप्त कर पाऊंगा? क्या नहीं ना कर पाऊंगा। संपूर्ण व्यक्तित्व कहने का मतलब उसका बौद्धिक विकास कैसे हुआ है, शारीरिक कैसे हुआ है, मानसिक कैसा हुआ है, सामाजिक विकास कैसे
कैसा है, पूरे क्षेत्रों का जानकारी प्राप्त कर पाऊंगा क्या, नहीं ना कर पाऊंगा। खेल खेल के माध्यम से बच्चों का टेस्ट लूंगा तो उसका खेल के माध्यम से केवल उसके खेल के बारे में जान पाऊंगा। अगर मैं टेस्ट लूंगा तो केवल विषय के बारे में जान पाऊंगा। तो बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, इस प्रकार की जो उसकी व्यक्तित्व उसके बारे में जान पाऊंगा क्या, नहीं जान पाऊंगा। तो इसके लिए अलग अलग और भी जो टेस्ट है वो लेने होते हैं, ठीक है। तो केवल रचनात्मक आकलन से बच्चों की प्रगति के बारे में जानकारी मिलेगा क्या, संपूर्ण जो उसका जो क्षेत्र है उसके बारे में, तो नहीं मिलेगा। तो ये भी जो कथन है वो करेक्ट हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। ये देखो इसमें केवल और नहीं जो बोला है वो पॉजिटिव वे में बोला है। तो प्रश्न जो लाइन लिखा है ना, जो वाक्य लिखा है उसको भी अच्छे से पढ़ना होगा आप लोगों को। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को आप ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए, भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील विकसित करना। ऑप्शन बी, बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांत को याद करने के लिए। ऑप्शन सी, पर्यावरण का पता लगाने के अवसर प्रदान करना। या ऑप्शन डी, अवलोकन, माप, भविष्यवाणी, पूर्व सूचना और वर्गीकरण जैसे कौशल विकसित करना। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांत को याद करने के लिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। तो आप एक शिक्षक के रूप में बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना चाहते हो, तो पर्यावरण बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा उद्देश्य उसका आवश्यक नहीं है। तो बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा सिद्धांत को याद कराने के लिए आप बच्चों को याद कराओगे क्या, रटवाओगे क्या किसी भी कॉन्सेप्ट को, नहीं ना। तो याद कराना जो है वो निगेटिविटी को दर्शाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। ऑप्शन ए, शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर। ऑप्शन बी, विषय की कठिनाई स्तर पर। ऑप्शन सी, विद्यार्थी की योग्यता पर। या ऑप्शन डी, कक्षा अंतःक्रिया पर। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी, कक्षा की अंतःक्रिया पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। संचार का मतलब ये होता है कि वार्तालाप जी, कन्वर्सेशन, बातचीत करना। मतलब एक जो शिक्षक होगा वो और जो छात्र होगा वो, तो उसके बीच संचार कैसा होता है, मतलब बातचीत कैसा हो, किस प्रकार का कन्वर्सेशन होता है, तो ये इसमें संचार करता है। और ये संचार निर्भर किस पर करता है, कक्षा की अंतःक्रिया पर। अंतःक्रिया कहने का मतलब यह है कि एक शिक्षक और ये जो छात्र होंगे ना, तो उनके बीच किस प्रकार का जो बातचीत होता है, जो कन्वर्सेशन होता है, क्या वो मित्रतापूर्ण होता है, क्या वो अच्छा प्रश्न उत्तर में होता है, क्या वो बच्चे जो सवाल कर पाते हैं बेझिझक, क्या सवाल का जवाब दे पाते हैं, शिक्षक होता है वो। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी होता है ना, तो उसे कक्षा अंतःक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो कक्षा का अंतःक्रिया अर्थात कक्षा में संचार निर्भर किस पर करता है, तो कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है वो कक्षा की अंतःक्रिया पर करता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोगों को ना नेक्स्ट मैराथन क्लास में और भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा ना वो लेकर के आऊँगा। और जो आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक देना उससे आप लोगों को और क्वेश्चन ला दूंगा, ताकि उससे अगर है ना कहीं से भी डीप में पूछे तो आप लोगों को बन जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। चलिए इतना ही पढ़ना था आप लोगों को। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि ऐसे ही क्लास ना हो तो प्रॉपर टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।